कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। केला की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी, अंडार्थ मुर्गियों हेतु आहार प्रबंधन, मेज सेलर यंत्र पर जानकारी, फलों के अंतर्गत केले की खेती उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के अलावा उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। हमारे जो किसान भाई वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर केले की खेती कर रहे हैं, वो आशातीत लाभ भी जरूर प्राप्त कर रहे होंगे। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक किसान से और जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं मुतवल्लीपुर जिला रायबरेली का किसान हूँ। मैं केले की खेती कर रहा हूँ। लगभग 10-11 वर्ष से केले खेती कर रहा हूँ। केले का सिस्टम जैसे कि शुरू में खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जून के महीने में गोबर की पाँच डालकर छपाई करके 2-4 जुताई करके तैयार कर लिया जाता है। इसकी रोपाई लगभग जुलाई में हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि समय से और अच्छी किस्म के पौधों का चुनाव किया जाता है। जैसे विभाग से हमको T9 के पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। और पहले मैं कुछ भुसावल से पेड़ लाता था जिसकी वैरायटी महालक्ष्मी के रूप में जानी जाती थी। साथ ही साथ जायद में सूरजमुखी और मक्के की खेती करता हूँ। केले की खेती का समय लगभग 16 से 18 महीने का होता है, जिससे मुझे काफी लाभ मिला है। पहले 1 एकड़ में और बाद में 1 हेक्टेयर में केला की खेती शुरू की, जिससे मुझे लगभग प्रति एकड़ 1.5 लाख से 2 लाख का मुनाफा होता है। किसान भाइयों, अगर आप भी केले की खेती की योजना बना रहे हैं तो कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देंगे, जानते हैं रायबरेली के उद्यान निरीक्षक सुनील कुमार से। किसान भाइयों, आज हम केले की खेती के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम केले की खेती करने के लिए जो आवश्यक है, भूमि की तैयारी में सर्वप्रथम जो हम मिट्टी की जांच करवाएं, यह ज़रूरी होता है। मिट्टी की जांच करवाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में किन किन सूक्ष्म तत्वों की कितनी कमी है। इसके बाद जो है खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर ले, जुताई कर ले, 2-3 जुताई करके छोड़ दें। इसके बाद जो है इसमें हम अच्छे पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि गोबर की खाद का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें। गोबर की खाद मिला करके जुताई कर दें। भूमि की तैयारी करने के बाद सफल केले की खेती करने के लिए उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में, खास करके
उत्तर प्रदेश में महालक्ष्मी जो कुत्ती से कर रहे हैं आजकल कृषक भाई, वो महालक्ष्मी और सेवंती प्रजाति, इसका भी काफ़ी प्रचलन है, अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और सरकारी विभाग उद्यान विभाग द्वारा जो है एकीकृत राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम है, इसके तहत जो है आप जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके टिश्यू कल्चर प्रजाति के जो ग्रैंडनैन प्रजाति की पौध उपलब्ध कराई जाती है, इसका अनुदान के रूप में पौधे आपको दिए जाते हैं। इसको भी प्राप्त करके आप इसकी रोपाई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पौधे से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, सामान्य तौर पे जो हम टिश्यू कल्चर ग्रैंडनैन प्रजाति की जो खेती करते हैं, इसमें 1.8 से 1.8 मीटर की दूरी जो है निर्धारित की गई है। इस तरह से अगर हम 1 हेक्टेयर 4 बीघे में खेती करते हैं तो 3086 पौधे लगते हैं। इसका रेखांकन सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि हम रेखांकन करने के बाद दोनों तरफ से लाइन चला करके हम रेखांकित कर लेते हैं, उसमें निशान बना लेते हैं, फिर वहाँ पे गड्ढे बना करके तब हम पौधों की रोपाई करते हैं। इसी प्रकार से जब हम रोपाई कर लेते हैं, समय समय पे जितना निर्धारित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। आजकल घुलनशील जो नाइट्रोजन, फास्फोरस 19-19-19 का एक मिश्रण आ रहा है, इसका भी अगर प्रयोग हम करते हैं, स्प्रे करते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट केले की खेती में मिल रहा है। अगर किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। मल्चिंग का प्रयोग, जो काली पॉलीथीन है, मल्चिंग का अगर रोपाई करते समय हम प्रयोग कर दे रहे हैं, उससे भी कई फायदे हो रहे हैं। एक तो हमें सिंचाई जल की, अगर फ्लडिंग सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई कम करनी पड़ती है, साथ साथ जो है सिंचाई के साथ साथ मल्चिंग से जो है खरपतवारों से भी काफ़ी निजात मिल रही है। इस प्रकार से अगर मल्चिंग करके हम रोपित करवा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पौधों का विकास होता है, बढ़वार होता है, साथ साथ जो है साफ़ सफाई बने रहने से रोगों में भी काफ़ी नियंत्रण होता है। इसी के साथ हम ये सलाह देंगे मिट्टी चढ़ाने की। अगर पौधे पे अच्छी तरह से मिट्टी आप चारों तरफ से चढ़ा देंगे, मिट्टी चढ़ाने से जो है पौधे को बल मिलता है और उसके किनारे से जो है अच्छी तरह से दबा देते हैं, तेज़ हवाओं में जो है पौधा गिरने से बचता है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो आती है, केले में जो सकर्स निकल जाती हैं, तने के चारों तरफ से सकर्स निकलती है, तो इसको समय समय पर काट करके हटा देना चाहिए। के अंतर्गत व्यावसायिक रूप से जिन किसानों ने अंडा देने वाली मुर्गियों का पालन किया है, वो अपनी मुर्गियों का आहार प्रबंधन किस तरह से करें जिससे मुर्गियों के उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ उनसे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, ये जानते हैं इस विषय पर तकनीकी जानकारी देने वाले डॉक्टर गिरिराज गोयल से। अंडे देने वाली लेयर मुर्गियों के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में आपको बताऊंगा और विशेष रूप से मुर्गी व्यवसाय में ये कुल लागत का 60 से 70% होता है। अतः आप यदि मुर्गियों को उचित और संतुलित आहार देंगे तो आपका जो लागत है वो भी कम रहेगी और साथ में उत्पादन भी अधिक से अधिक होगा। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए विशेष मानक स्थापित किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से प्रोटीन की मात्रा अंडे देने वाली मुर्गियों में 20% तथा ऊर्जा की मात्रा 2600 किलो कैलोरी प्रति केजी दाने की होनी चाहिए। अतः आप हमेशा यदि दाने का निर्माण स्वयं करते हैं तो उनकी प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा को निर्धारण करवा लें किसी प्रयोगशाला से, या अगर आप किसी कंपनी से खरीदते हैं तो उनसे इस बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उनके दाने में निर्धारित प्रोटीन तथा ऊर्जा उपस्थित है। अगर किसान भाइयों के पास सभी प्रकार के खाद्य उपलब्ध हैं तो वो स्वयं भी दाने का निर्माण कर सकते हैं। दाना बनाने के लिए मैं एक सूत्र आपको बताना चाहूँगा, जिसमें मुख्य रूप से पीली मक्का जिसका प्रतिशत 25 से 30%, मूंगफली की खली जिसका प्रतिशत 15 से 20%, और यदि मूंगफली की खली उपलब्ध ना हो तो आप सोयाबीन की खली भी मिला सकते हैं, उसका भी प्रतिशत 15 से 20% रख सकते हैं। उसके साथ में गेहूं का चोकर या चावल का चोकर, दोनों में से कोई इनका भी प्रतिशत 15 से 20% रख सकते हैं। मछली की खली भी डालना अत्यंत आवश्यक है और इसकी मात्रा 10 से 15% रखी जा सकती है। जो मुर्गी के चूजे हैं उनमें खली की मात्रा 5 से 10%, और जो वयस्क अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या जो 5 सप्ताह तक के, उनमें
मछली की खली की मात्रा 10 से 15% रखी जा सकती है। उसके बाद आहार को संपूर्ण करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में नमक, जिसका प्रतिशत 1 से 2% हो, और 1 से 2% मात्रा में मिनरल मिक्सर, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के मिनरल उपलब्ध रहते हैं और ये कई कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसको जरूर मिलाएं। साथ में विटामिन के लिए कई प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से रोबी मिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान में, तो आप उसकी भी मात्रा 0.5 से 1% रखें तो आपका मुर्गी दाना संपूर्ण हो जाएगा। विशेष रूप से अंडे देने वाली मुर्गियों में एक समस्या देखी गई है, इनके जो अंडे की जो कवच है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और अंडा जल्दी टूट जाता है। तो इस समस्या के निदान के लिए बाजार में कैल्शियम के कई सप्लीमेंट उपलब्ध हैं, आप इसको दाने के साथ मिला सकते हैं। विभिन्न कंपनियों की कैल्शियम की सांद्रता अलग अलग होती है, अतः कंपनियों द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार इसको दाने में मिलाएं। जब भी आप कैल्शियम दें तो साथ में विटामिन डी की 1/10 मात्रा अवश्य दाने में मिलाएं, जिससे कि कैल्शियम उचित मात्रा में शरीर में अवशोषित हो सके और कैल्शियम का सही मात्रा में शरीर द्वारा उपयोग किया जा सके। पानी सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। मुर्गियों में जो सबसे महत्वपूर्ण साफ, स्वच्छ एवं शीतल जल, यह नियम है कि जितना मुर्गी दाना खाती है उसका 3 गुना पानी पीती है। अतः आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर अंडा देने वाली मुर्गी सामान्य रूप से 100 ग्राम दाना खाती है तो उसको कम से कम 300 से 400 ml पानी रोज प्राप्त हो, और उसके लिए आप उचित प्रबंधन करें। पात्र की 2/3 भाग पानी से भरा हुआ हो और 1/3 भाग खाली हो, जिससे कि मुर्गियां पानी को बुरादे के ऊपर फैला ना सकें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही वापस लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। ना करें आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मक्का की खेती हमारे प्रदेश में खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसमों में की जाती है और इसकी कटाई के बाद किसान भाइयों के सामने एक बड़ी समस्या आती है मक्के से दाना निकालने की। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने मेज शेलर यंत्र का विकास किया है। तो किसान भाइयों, ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है तथा ये किस तरह से कार्य करता है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। भी तैयार हो गया मक्का को, अब हम लोग थ्रेसिंग के लिए ले जाएंगे
तो थ्रेसिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो छोटे किसानों के लिए हमारे पास जो मशीन है वो एक मेज ट्यूबलर सेलर है, जिससे कि हम लोग मक्के का दाना को अलग करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे ट्यूबलर मेज सेलर। ट्यूबलर मेज सेलर देखते हैं तो हम लोग ट्यूबलर मेज सेलर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा मेज सेलर है कि जिसको हम लोग हाथ में आसानी से रख लेते हैं, और हाथ में वो उसकी डायमीटर जो होती है वो करीब 62.5 mm की होती है। ये सर्वप्रथम CIA भोपाल से बना निर्मित होकर के आया था, जिसकी की डायमीटर 62.5 मिलीमीटर है, और इसका जो लंबाई होती है वो करीब 70 mm होते हैं, 70 mm होती है। और इसमें जो है 4 फिन्स अंदर की ओर लगे रहते हैं, फिन्स लगे रहते हैं, और हम लोग एक हाथ में उसको ट्यूबलर मेज सेलर को रखते हैं और दूसरे हाथ से उसमें जो भुट्टा हमारा मेज है, जिसको हम लोग बाल भी बोलते हैं लोकल भाषा में, उसको हम लोग लेते हैं और उसमें घुमाते हैं। घुमाने के दरमियान हम लोग देखते हैं कि कुछ आगे और कुछ पीछे करते हैं, तो उससे होता है कि जो हमारा जो दाना है वो छूट जाता है। इसमें अगर हम लोग देखें कि बचत की बात करें तो इसमें हमारा करीब 60% जो हमारा समय में बचत है। अगर हम जो एक लेबर इसको जो करता है तो करीब हम देखते हैं कि 1 घंटे में अगर देखें तो 18 से 22 kg पर घंटा के हिसाब से ये दाना को एक किसान छुड़ा लेते हैं। और इसमें जब देखेंगे कि अगर हम जो पुरानी विधि से जो हम लोग करते हैं तो उसमें काफ़ी थकान होता है और दाना भी बहुत टूट जाता है, तो उससे काफ़ी ये अच्छी मशीन है। करीब 18 से 22 kg पर घंटा के हिसाब से इसको हम लोग दाने को छुड़ा लेते हैं और बहुत ही अच्छी। और अगर ट्यूबलर मेज सेलर की बात करें तो वो उसमें एक लकड़ी का बक्सा बना रहता है और उसमें फिर ट्यूब टाइप का कास्टिंग किया हुआ एक उसमें लगा रहता है और एक हैंडल लगा रहता है, तो उसमें ऊपर से हम लोग भुट्टे को या बाल जिसको बोलते हैं उसको डालते जाते हैं और दाबते हैं, और उससे एक हैंडल से हम लोग उसके एक हाथ से घुमाते हैं। इस दरमियान हम लोग देखते हैं कि उससे जो ट्यूबलर मेज सेलर की बात करें तो इसकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है। 30 से 45 kg प्रति आवर इसमें दाना छुड़ाया जा सकता है। एक जो लेबर उसमें बैठ करके आराम से इसको छुड़ाते हैं। ना तो इसमें थकान होता है, ना तो इसमें उंगली में दर्द होता है, और ये आसानी से हम लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। और एक आता है आपका जो बहुत हाई कैपेसिटी 60 कुंटल प्रति दिन का करता है, वो है मेज थ्रेसर, जो कि ट्रैक्टर से हम लोग चलाते हैं। बेल्ट और पुली लगा करके ट्रैक्टर से उस पर पावर देते हैं, या फिर हम लोग 5 HP का मोटर से भी दे सकते हैं या डीजल इंजन से भी देते हैं। उसमें काफ़ी कैपेसिटी है। उसका अनुमानित कीमत हम लोग देखें तो करीब 20 से 25 हज़ार रुपया कीमत है उसका, और पावर देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी, लेकिन वो जो है हाई कैपेसिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भुट्टा होता है। चूँकि भुट्टा जो होता है उसको सुखाते हैं हम लोग, उसके नमी को थोड़ा कम कर देते हैं और उसके बाद हम लोग थ्रेसी देते हैं। तो ये हम लोग देखें 3-4 तरह का जो भुट्टे थ्रेसिंग यंत्र देखें, और उसमें हम लोग देखते हैं उसका रख रखाव मेन है कि जैसे अगर ट्यूबलर है मेज सेलर है तो जैसे हमने काम कर लिया तो उसके बाद उसको थोड़ा धो करके साफ़ सुथरा करने के बाद मोबिल और ग्रीसिंग कर करके रख देते हैं। और टेलर में देखें वहाँ पे जहाँ पे जो घुमाते हैं वहाँ पे थोड़ा ग्रीस कर देते हैं साफ़ सुथरा करने के बाद, उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। और उसी तरह जो हाई कैपेसिटी मेज थ्रेसर है उसमें भी हम लोग बेल्ट उतार देते हैं। बेल्ट उतारने के बाद जहाँ पुल्ली है वहाँ पे लुब्रिकेशन और ग्रीस किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में इस समय प्रचंड गर्मी चल रही है, ऐसे में आम जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। पशुओं का भी हाल बेहाल है। अगर यहाँ हम दुधारू पशुओं की बात करें तो हमारे बहुत से किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। तो किसान भाइयों, आप कैसे करेंगे अपने दुधारू पशुओं का इस गर्मी में प्रबंधन? आइए जानते हैं डॉक्टर SP सिंह त्यागी से। जून का महीना चल रहा है और बहुत गर्मी जो है सभी जगह जो है पड़ रही है, जिससे जानवर जो है वो कम दूध देने लगे हैं। तो ऐसे में आपको जो है ये ध्यान रखना है, क्योंकि हरा चारा भी कोई
उपलब्ध नहीं होता इस टाइम में अक्सर। यदि जो है हरा चारा उपलब्ध नहीं है, भूसे से ही केवल काम चलाना है, तो थोड़ा सा गुड़ मिला के उसमें जो है पानी में, और उसकी जो है अच्छी तरह से मिला के, इससे पशु जो है उसको आसानी से खा के और अपना पेट भर लेंगे। तीसरी बात जो है इन दिनों में ध्यान रखनी है, ख़ास तौर पे चूँकि जानवरों की भूख घट जाती है गर्मी की वजह से, तो हमें दाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, और दाने में जो है खनिज तत्व जो है, मिनरल मिक्सचर जिसे कहते हैं, वो कम से कम 2 से 3% जो है ज़रूर होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जानवरों को जो है खली और जो है चोकर और आपका नमक और खनिज मिश्रण, नमक जो है ये 1% होना चाहिए दाने में। तो ये चीज़ें ज़रूर देनी है कि जिससे कम खाने पे, इससे जो है दाने से जानवर अपने सभी जो है आवश्यक तत्वों की जो है पूर्ति कर सके। तीसरे कि भाई जानवर को ज़्यादा जो है इस मौसम में लू ना लगे, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। तो पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए कि पानी जो है, पानी की मात्रा सर्दियों की अपेक्षा पशु की 3 गुनी बढ़ जाती है। और तो पशु को जो है कम से कम 2 बार नहलाएं और उसको पानी की कभी कमी ना होने दें, तो इससे गर्मी भी कम लगेगी और पशु जो है चारा भी अच्छा खाएगा। अगली बात आती है खिलाने पिलाने में कि भाई आप जो हैं ये ध्यान रखेंगे कि आपका पशु जो है कितना दूध दे रहा है, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो दूध का आपको पता होना चाहिए और दूध के हिसाब से ही हम उसको दाने की व्यवस्था करते हैं। तो हम मानते हैं कि प्रति 2.5 किलो दूध पे जो है गाय में 1 किलो दाना देना है और भैंस में जो है 2 लीटर दूध पे 1 किलो दाना देते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हमारा जानवर जो है वो गाभिन अवस्था में है, गाभिन अवस्था के जो जानवर हैं उनकी बहुत देखभाल, पहली बात तो ये करनी है कि उस जानवर को जो 2-3 दिन में बच्चा देने वाला है उसको आप और जानवरों से अलग कर लें और उसको अलग ही बांधें, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखें और ये रखें कि कुत्ते बिल्ली या कोई भी चीज़ जो है उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। दूसरी चीज़ हम ये करते हैं गर्भावस्था में कि भाई उसको जो है मुलायम हरे चारे और दाना जो है जितना हम देते आ रहे हैं उससे कम 1.5 से 2 किलो जो है फालतू देते हैं कि जिससे जो है गर्भावस्था में भ्रूण का विकास भी अच्छा हो और पशु हमारा जो है अगले ब्यांत में दूध भी अच्छा दे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बेहड़ा बहराइच के सतन लाल यादव ने। आपने सिंचाई हेतु सोलर पावर यंत्र के कार्यविधि पर जानकारी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसे आप डीजल पेट्रोल आदि के रूप में जानते हैं और हम सब उसी पर निर्भर हैं, जिससे हमारी प्रदूषण भी हो रहा है उससे और काफ़ी महंगाई है, हम समय समय पे कभी कभी सिंचाई भी नहीं कर पाते हैं। यदि हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो नैसर्गिक रूप में हमारे लिए उपलब्ध है वो सौर ऊर्जा है और उस पर हम अगर उसका प्रयोग करें सौर पंप के माध्यम से तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी होगा, जिससे प्रदूषण से भी बचाव होगा। और इस सौर ऊर्जा जो है ये जो हमारी सूर्य की रोशनी है, ये जब सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी तभी वो पंप चलेगा और ये सुबह यदि बरसात और ठंड का भी सीजन है तब भी ये पंप चलेगा और डायरेक्ट जो है इससे हम सिंचाई कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद ये पंप स्वयं बंद हो जाएगा जिससे सिंचाई नहीं संभव हो पाएगी। इससे हम 2 से 3 हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि सौर ऊर्जा के फ़ायदे क्या हैं। सौर ऊर्जा स्वच्छ
प्रदूषण मुक्त और नैसर्गिक ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा बहुतायत में सहज रूप से सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण यह अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती और महंगा डीजल कठिनाई से उपलब्ध होता है, वहां सौर ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। सौर ऊर्जा संयंत्र का उपयोग आसान एवं सुरक्षित होने से सभी उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारी पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत है उससे हमारी निर्भरता घटेगी और इससे हम सिंचाई के उपयोग करके टपक सिंचाई जैसे है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, स्प्रिंकलर सेट का भी हम इससे चला सकते हैं। और विशेष रूप से जो फायदा हो गांव और दुर्गम भागों में जहां बिजली की अनियमितता की समस्या रहती है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग देश के भविष्य को उज्जवल करने वाला है। खेती के लिए बिजली में कमी के कारण सौर पंप का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण और योग्य है और आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। सोलर पंप सूरज के उदय और पंप के ओवर हेड लोड तथा बिना पानी खींचे पंप का चलना तथा वोल्टेज में उतार चढ़ाव की पूरी तरह से नियंत्रित कर संरक्षण देता है। इसमें प्रेशर स्विच, फ्लोट स्विच का उपयोग करने की क्षमता है। रखरखाव भी बहुत ही कम है। यह पूर्णतः जंगरोधी बस से निर्मित होता है। बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी आप सभी को। अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति सप्लाई से छुटकारा मिलेगा। संपूर्ण सिंचाई दिन में ही होती है। इसके अतिरिक्त इस सिस्टम में सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। इससे बिजली तैयार होती है जिसका उपयोग पंप के कार्य में होता है। यह पंप सरफेस तथा सबमर्सिबल पंप प्रकार में उपलब्ध है। सोलर पंप बारिश में तथा सूरज की कम तीव्रता होने पर भी कार्य करता है। इसमें इन्वर्टर और बैटरी की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ किसान भाइयों और आपको जानकारी देना चाहता हूं, यदि हम योग्य प्रकार से इसकी देखभाल करें तो पंप और कंट्रोलर कम से कम 10 साल तक बिना किसी परेशानी के अपना कार्य करता है। पैनल के कांच की सफाई करना पूर्ण है। इसी प्रकार से पैनल छांव में नहीं होने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा यह सोलर पंप 3 प्रकार से उपलब्ध है। एक 2 HP का है, एक 3 HP का है, एक 5 HP का है। 2 और 3 HP पर 75% अनुदान है और 5 HP पर 50% अनुदान है। जो भी किसान भाई लेने के इच्छुक हों, सरकार के द्वारा मिस कॉल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1800-200-1050। इस पे आप मिस कॉल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जनपद के उप कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी अथवा उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है वो सब्सिडी सीधे आपके खाते में जाएगी। तो इसके लिए अनिवार्य होगा कि आप अपना एक फ़ोटो और उस अपने खतौनी की फ़ोटो कापी तथा बैंक का फ़ोटो कापी जो आपका पासबुक का नंबर है उसको अवश्य रख दें, ताकि जो सब्सिडी है वो आपके खाते में भेजी जा सके। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता कार्यक्रम आपके लिए संकल्परत है कि कृषि संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगा और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें हमारे पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की।